Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन के अंदर इसके कुछ डेफिनेशंस को जो है वो स्टडी करेंगे। अब इससे पहले स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, उसका टाइटल था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको उस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि कई ऑर्गन्स के मिलने से बनता है। इसी तरह स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है और ये भी कई सारे ऑर्गन्स के आपस में मिलने से बनता है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किस ऑर्गन के अंदर क्या काम हो रहा होता है, हम सबसे पहले इन तमाम की डिटेल्स को कवर करेंगे और उसके बाद हमारी बुक में एंड पे जो है वो कुछ इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस बयान की हुई हैं। तो फिर हम एंड पे आके उन डिजीजेस को जो है वो भी तफसील से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से जो कुछ टर्म्स को हम इस्तेमाल करेंगे और जो टर्म्स बच्चों को कंफ्यूज करती हैं उनका जिक्र है। कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं, हम उसको भी रिवाइज करेंगे। तो ये लेक्चर इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के हवाले से जो है वो अहम है, तो आप लोगों ने इस लेक्चर को जो है वो लास्ट तक क्लास में सुनना है और फिर इससे अगले लेक्चर के अंदर हम बाकायदा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे और उसको जो है वो डिटेल से एक एक हिस्से को जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली जो डेफिनेशन यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब स्टूडेंट्स सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसकी डेफिनेशन आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी हुई है। सेलुलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा अमल है जिसमें जो फूड है, फूड को ब्रेक किया जाता है और उस ब्रेक से जो है वो ब्रेक करने से एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इसकी डेफिनेशन हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है। organisms get energy by doing cellular respiration। organisms जो है वो cellular respiration के जरिए एनर्जी हासिल करते हैं। इट इज द प्रोसेस, ये कैसा अमल है इन विच जिसमें सेल्स ऑक्सीडाइज फूड, सेल्स क्या करते हैं फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये मैंने आपको 9th क्लास के अंदर भी समझाया था। ऑक्सीडेशन के मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताई थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वो जो फूड है जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ये हमने इसकी इक्वेशन पढ़ी थी, अगर आप याद हो आपको तो ये ग्लूकोज है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ग्लूकोज से जब निकलेंगे तो ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना। अब ये वाले जो हाइड्रोजन है जब ये बाहर निकल जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है। तो एक ऐसा अमल है जिसमें जो फूड है सेल्स के अंदर इस फूड की ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन से मुराद है कि इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलते हैं। अब जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं तो इससे जो है वो एनर्जी जनरेट होती है और सेल इससे फिर एनर्जी हासिल करता है। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए ऑर्गेनिजम्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स। अब स्टूडेंट्स ये जो रेस्पिरेशन है ये सेल्स के अंदर हो रही होती है। अब सेल्स के अंदर ग्लूकोज तो पड़ी हुई है लेकिन इस ग्लूकोज के साथ ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन भी चाहिए। तो इस मकसद के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैरी करना पड़ता है ऑक्सीजन को, कहाँ तक, सेल्स तक। और फिर स्टूडेंट्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजा में बनती है, होता क्या है कि एक सेल जो है वो ऑक्सीजन ले लेता है ब्लड से और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देता है। तो ये जो रेस्पिरेशन के नतीजा में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसको ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हमें सेल्स को ऑक्सीजन देनी पड़ती है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसकी डेफिनेशन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स आपसे अगर पेपर में वो पूछ ले कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है तो आपने सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर इक्तफा नहीं करना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने ये टाइप्स जो कि 9th क्लास के अंदर पढ़ी हुई हैं यही आप इसके अंदर लिख दें। आप बताएंगे सेलुलर रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप सिर्फ नाम लिख दें, एरोबिक रेस्पिरेशन की डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखेंगे तो भी जो है वो ओके, तो भी कोई मसला नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमारी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। वो क्या लिखता है, वो हमारी बुक में लिखता है कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स असल में अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है एरोबिक रेस्पिरेशन ही की है।
और अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ा जाएगा तो इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन का नाम भी देते थे। याद करें फर्मेंटेशन की भी आगे से हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने 9th क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टूडेंट सेलुलर रेस्पिरेशन के हवाले से मैं आपको सीधा सीधा बातें याद करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है सबसे पहले पायरुविक एसिड के अंदर टूटता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते थे। पायरुविक एसिड बनने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले इस पायरुविक एसिड जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन के नतीजा में इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। फिर वो क्रेब्स साइकिल के अंदर दाखिल होता है और क्रेब्स साइकिल से NADH और FADH2 जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और वहां पे ATP की प्रोडक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद नहीं करना, परेशान नहीं होना अगर आपको समझ नहीं आई। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पहले 9th क्लास में सेलुलर रेस्पिरेशन याद है। तो अगर आपको याद है तो आपका कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज हो गया, आपको पता चल गया कि है क्या चीज। और अगर आपने याद नहीं किया हुआ तो अब आपने परेशान नहीं होना, अब हम जो है इसको फर्स्ट ईयर के अंदर कवर करेंगे। स्टूडेंट्स अगली जो डेफिनेशन है वो है गैसियस एक्सचेंज की। स्टूडेंट्स गैसियस एक्सचेंज का मतलब लफ्जी मतलब होता है गैसों का तबादला। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, आपने इसको ध्यान से देखना है। होता है ये स्टूडेंट्स कि जब ये आपको नजर आ रहा है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये काफी सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। हम एक एक की डिटेल जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब होता ये है कि जैसे ही जो है वो हम सांस लेते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हमारे नाक के जो छोटे से सुराख है ना, इन सुराखों के जरिए हमारे नाक के अंदर दाखिल होती है। और नाक के पीछे से स्टूडेंट्स ये जो हवा है ये इस हवा की नाली के अंदर दाखिल होती है और फिर ये जो हवा है ये दोनों फेफड़ों के अंदर चली जाती है, लंग्स के अंदर चली जाती है। अब स्टूडेंट्स लंग्स के अंदर छोटी छोटी थैलियां होती हैं, इनको हम एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एल्वियोलाई कहते हैं। हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। लंग्स के अंदर छोटी छोटी थैलियां होती हैं, इनको हम एल्वोलाई कहते हैं। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि इन एल्वोलाई के गिर्द खून की नालियां होती हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि जो सेल सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन की एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखें सेलुलर रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो इसको ब्लड में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? ब्लड में। और ब्लड से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एल्वोलाई के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आ जाती है? एल्वोलाई के अंदर। और एल्वोलाई के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर आ जाती है? ब्लड के अंदर आ जाती है। आपने सुना होगा ना, आपने ये सुना होगा अक्सर कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब होता ये है स्टूडेंट्स, इसके पीछे मैकेनिज्म ये है कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं ना तो होता ये है कि हमारे ये जो थैलियां हैं इन थैलियों से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में चली जाती है। और ब्लड के अंदर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? वो सेलुलर रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट था। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी थैलियों के अंदर आ जाती है। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली गई, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो ये ब्लड वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी बॉडी से फिर बाहर आ जाती है। तो स्टूडेंट्स एल्वोलाई के दरमियान और इस खून की नाली के दरमियान ये जो गैसों का तबादला है इसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं गैसियस एक्सचेंज जो है इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है इन विच जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो हवा जिसको हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं, वो हवा जिसको हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं इसको हम इनहेल्ड एयर कहते हैं। और इन सांस के जरिए हम हवा को कहाँ पे लेके जाते हैं? लंग्स के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो अब वो हवा जो हम सांस के जरिए अंदर लेके गए उस हवा के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद थी वो किस में चली गई? वो ब्लड के अंदर चली गई। और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से किसके अंदर आ गई? हवा के अंदर आ गई। टू बी एक्सेल्ड, टू बी एक्सेल्ड का मतलब है जिस हवा को हमने बाहर निकालना है। तो गैसियस एक्सचेंज स्टूडेंट्स क्या है? ये एक ऐसा अमल है जिसमें इनहेल्ड एयर में मौजूद, अब देखिए जो वो हवा जो उसको हम सांस के जरिए अंदर लेके जा रहे हैं और वो हमारे लंग्स के अंदर आ रही है इसको हम इनहेल्ड एयर कहते हैं। इनहेल्ड एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन थी उसको हमने क्या कर दिया? ब्लड के अंदर मुंतकिल कर दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकाल के जो है वो इस हवा के अंदर डाल दिया और फिर इस हवा को हमने जिस्म से बाहर निकालना है, टू बी एक्सेल्ड। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। तो मैं इसकी डेफिनेशन को दोबारा पढ़ रहा हूँ कि गैसियस एक्सचेंज एक ऐसा अमल है जिसमें इनहेल्ड एयर, जिसको वो हवा जिसको हम अंदर लेके जा रहे हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो हमारे ब्लड के अंदर मूव कर जाती है और हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस हवा के अंदर आ जाती है जिसको हमने जिस्म से बाहर निकालना है। फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए एनिमल्स टू ब्रीथिंग, जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब ये होता है कि नाक के जरिए माहौल से हवा को लेना और फिर इसी नाक के जरिए हवा को माहौल के अंदर जो है वो बाहर निकाल देना। ठीक है, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्रीथिंग की डेफिनेशन क्या है? आए हम इसको जो है वो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ब्रीथिंग कहते हैं, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस, ब्रीथिंग एक ऐसा अमल है इन विच जिसमें
एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी, जिसमें जानदार जो हैं वो हवा को अपने जिस्म के अंदर और बाहर जो है वो लेके आते हैं। ठीक है, आपने देखा सांस लिया, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। आपने सांस अंदर ली, ठीक है, उसके बाद आपने सांस बाहर निकाल दी, तो सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो ब्रीथिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं और फिर सांस को बाहर निकाल देते हैं। अब स्टूडेंट, सांस को अंदर क्यों लिया जाता है? ताकि उस हवा से हम ऑक्सीजन जो है उसको ब्लड में डाल सकें। और सांस को बाहर क्यों निकाला जाता है? ताकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उस हवा के अंदर आई है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। तो इट इज डन, इसको किया जाता है टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हवा से ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए, एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, और इसी हवा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करने के लिए जो है वो किए जाती है। अब स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग की भी आपकी बुक में सिर्फ यही डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन पे आपने इक्तफा नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन के आपको नंबर नहीं मिलने, आपने इसके साथ स्टेप्स भी लिखने हैं। स्टेप्स की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के नाम से, वहां पे हम इसको देखेंगे। लेकिन आपने इसके डेफिनेशन के साथ ये स्टेप्स लाजमी लिखनी है कि देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग। जो सबसे पहला स्टेप है, इसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है हवा को सांस के जरिए अंदर लेके जाना। उसके बाद स्टूडेंट्स, एक्सपायरेशन का मतलब होता है हवा को सांस के जरिए बाहर निकाल देना, इसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ब्रीथिंग की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स, हमारी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। हमारी बुक में लिखा हुआ है ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपको बाहर से देख के पता चल रहा है। फर्ज करें, बंदा जो है वो सांस ले रहा है, सांस अंदर लिया, उसमें फिर सांस बाहर निकाली, आपको देख के पता चल रहा है कि सांस ले रहा है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन ये जो रेस्पिरेशन है ना स्टूडेंट्स, ध्यान में रखें, जब भी रेस्पिरेशन की बात होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही होगी। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना स्टूडेंट्स, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है बल्कि केमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। उस केमिकल रिएक्शन के नतीजा में जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक किया जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक जिस्मानी अमल है जो कि हमें बाहर से देखने से पता चलता है, जबकि रेस्पिरेशन जो है ये केमिकल प्रोसेस है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, जब हम सांस को जो है वो अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पे देखें ब्रीथिंग का मतलब है कि बाहर से हवा को अंदर लेना और यहाँ से हवा को बाहर निकाल देना, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। इसे हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इसे हम जो है वो ब्रीथिंग का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब ब्रीथिंग होगी तो यहाँ से जो हवा है वो एल्वोलाई के अंदर जाएगी, और एल्वोलाई के अंदर जब हवा जाएगी तो ही उस हवा से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी ना, और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वोलाई के अंदर आएगी। तो ये जो ब्रीथिंग है ये असल में इस गैसियस एक्सचेंज में मदद देती है। मैंने आपको बताया था ना कि गैसियस एक्सचेंज क्या होती है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको दोबारा से वो पिक्चर दिखाऊं, तो जब हम सांस अंदर लेंगे तो ही तो यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगी। तो ब्रीथिंग जो है वो स्टूडेंट्स किसमें हेल्प करती है? ब्रीथिंग जो है वो हेल्प करती है किसमें? गैसियस एक्सचेंज में। और स्टूडेंट्स, ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये आगे हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। अब देखिए, अब इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ पे आ गई, और इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई। अब ये वाला ब्लड ऑक्सीजन को लेके सारी बॉडी के सेल्स के पास जाएगा, फिर बॉडी के जिस सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होगी वो ऑक्सीजन ले लेगी, और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज को तोड़ेगी और उससे एटीपी बनाना शुरू कर देगी। तो स्टूडेंट्स, अगर गैसियस एक्सचेंज होगी ही नहीं तो रेस्पिरेशन कैसे होगी? तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि जो ब्रीथिंग है वो क्या करवाता है स्टूडेंट्स? ब्रीथिंग जो है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जबकि जो गैसियस एक्सचेंज है वो बदले में रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो मदद देता है। तो आपने ये 2 पॉइंट्स है उसके डिफरेंस में लिखने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर आप सांस को जो है वो अंदर लेके जाते हैं, जैसे ही आप सांस को अंदर लेके जाते हैं तो जो एल्वोलाई है उसके लेवल के ऊपर गैसियस एक्सचेंज होते हैं, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हमारी बुक में इन तीनों को रिलेट किया हुआ है। ब्रीथिंग देखें, ब्रीथिंग का मतलब होता है एयर मूव्स टू लंग्स, हवा जो है वो लंग्स के अंदर दाखिल हुई है और हवा जो है वो लंग्स से बाहर निकल गई है, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज का मतलब होता है कि हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर आना और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का हवा के अंदर जाना। तो ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर, हवा से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है किसमें? ब्लड में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन एयर, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज कर दिया जाता है एयर के अंदर, जो कि एल्वोलाई के अंदर मौजूद होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? अब जब ऑक्सीजन को ले लिया जाता है तो ऑक्सीजन को जो है वो फिर आगे सेल्स को मुंतकिल किया जाता है। जब सेल्स को मुंतकिल किया जाता है तो सेल्स उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं फूड की ऑक्सीडेशन के लिए। फूड की ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है? ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। और उसके नतीजा में क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखें, आप देखेंगे ना तो आरोस की मदद से आपको समझ आएगा कि सबसे पहले आपने क्या किया? एयर मूव्स टू लंग्स, हवा जो है वो लंग्स के अंदर गई। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ? उस हवा से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे आ गई? ब्लड के अंदर आ गई।
अब स्टूडेंट्स ब्लड के अंदर जैसे ही आई गैसियस एक्सचेंज हुआ तो फिर उस ऑक्सीजन को सेल्स को क्या किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया, मुंतकिल किया गया। अब स्टूडेंट जैसे ही वो ऑक्सीजन सेल्स को ट्रांसपोर्ट हुई तो फिर जिस सेल को जो है वो एनर्जी चाहिए, उस सेल ने ऑक्सीजन ले ली ब्लड से और उसने ग्लूकोज को तोड़ा। अब जैसे ग्लूकोज को तोड़ा तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स उसको ब्लड में डाल दिया गया। ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहां पे गया, लंग्स तक ले गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही लंग्स के अंदर स्टूडेंट्स गई तो लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हवा के अंदर रिलीज कर दिया गया जो कि एल्वोलाई के अंदर मौजूद है, और फिर उस हवा को जो है वो जिस्म से बाहर निकाल दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये जो एरोज की मदद से आपको उसने समझाया हुआ है, ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने इसको ड्रॉ नहीं करना कहीं पर, लेकिन आपने जो है वो इसको समझना जरूर है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकायदा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।